तो स्वागत है आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टॉपिक के पार्ट टू में। पार्ट वन ऑलरेडी हमने कर लिया है और ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट टू है। ओवरऑल 8वां लेक्चर है इस पूरे सीरीज में। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में अगर नहीं मालूम आपको पॉज करके पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज और लेक्चर भी ऑब्वियस है। पहला क्वेश्चन आपके सामने सेशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। हमने कई बार देखा है कि ना तो हमारा ट्रू फेडरल है ना तो ट्रू यूनिटरी है। क्या हुआ? क्वेसी फेडरल हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन उसका दे रहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है। बिल्कुल यही रीजन मैंने अभी आपको बताया। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स वाई इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ए होगा। बोलो एकदम क्लियर, गुड। यहाँ पे देखो, इंडिया को जो है एक क्वेसी फेडरल स्टेट बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मोर पावर गिवन टू सेंटर। क्वेसी फेडरल सिस्टम जैसे कनाडा का है वैसे ही हमारा है भी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट आर नॉट इक्वल, इसलिए ये सही है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नाइदर फेडरल नॉन यूनिटरी, वही जो स्टेटमेंट में था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रीजन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर डीडी बसु साहब के वर्ड में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो फेडरल है प्योरली ना तो यूनिटरी है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। ठीक है, तो एसेशन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी सही हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन आपको पता है कब सेटअप किया गया था? 1983 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1988 में। कितना रिपोर्ट सबमिट किया? 1600 पेजेस का। और कितने रिकमेंडेशन किए? 247 रिकमेंडेशन। ठीक है, किसके रिगार्डिंग था? इंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग था। ठीक है, तो बोला कि सेटअप टू रिव्यू, क्या रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? नहीं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव? बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी? एकदम नहीं। बिटवीन यूनियन और स्टेट? बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया जो है टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज इन फ्यूचर मार्केट्स, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट पे जो टैक्स लगता है वो लिवाइड बाय यूनियन। बिल्कुल सही बात है। कौन लगाता है? यूनियन लगाता है। और कलेक्टेड बाय स्टेट? क्या नहीं, कलेक्ट कौन करता है? यूनियन ही कलेक्ट करता है। तो दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्यों? क्योंकि टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट इंडिया में वो किसके द्वारा लगाया जाता है? यूनियन के द्वारा। कैसे? एज पर आर्टिकल 246 है ना। कौन सा आर्टिकल? 246। और ये कहाँ पे लिस्ट है? 7 शेड्यूल में। आपको पता है फेडरल लिस्ट है जिसमें क्या क्या है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो लिस्ट वन जो यूनियन लिस्ट है उसमें आइटम नंबर 90 है, विच ग्रांट्स द एक्सक्लूसिव पावर टू द यूनियन टू इम्पोज टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट्स। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कौन करता है? कलेक्ट यूनियन ही करती है, डन बाय यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार स्टेटमेंट है। बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। करेक्ट बताना है हमें फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्चर ऑफ द यूनियन बाइसेस। एकदम क्या? यूनियन की तरफ थोड़ा झुकाव है ना। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एडमिक्चर है यूनियन बाइसेस का। वो द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन। नहीं, देखो यूनियन तो पूरी तरीके से सॉवरेन है बट स्टेट जो है सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन नहीं मतलब किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली यूनियन पे, है ना। द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट। देखो ध्यान से, लेजिस्लेटिव पावर भी डिवाइडेड है, फाइनेंशियल भी, बट हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। ऐसा नहीं कि स्टेट का अलग है सेंटर का अलग है, नहीं, इंटीग्रेटेड है पूरा का पूरा। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया स्टेट में, देन सुप्रीम कोर्ट है, पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा गलत, तो इसको हटा दो। तीसरा भी गलत, इसको भी हटा दो। पहला दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, पहला इसलिए करेक्ट है कि केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में, है ना, मेजर जज ने ये बोला कि फेडरलिज्म एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेम चीज एस आर बुमई केस ऑफ 1994 में, है ना, बताया कोर्ट ने कि फेडरलिज्म क्या है? पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा इसलिए करेक्ट है कि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग एडमिक्चर ऑफ यूनियन बाइसेस है। इंडिया के पास यूनिटरी फीचर जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और साथ में गवर्नर को अपॉइंट करना, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सबके सब क्या है? यूनिटरी सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सबके सब फेडरल एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट? फेडरल एलिमेंट। तो आपको स्पेशली मेंस के लिए ध्यान होना चाहिए कौन सा यूनिटरी में
एलिमेंट्स है, कौन से फेडरल एलिमेंट्स है। ओके, तीसरा और चौथा गलत क्यों है मैंने होपफुली आपको अच्छे से समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द टोटल अमाउंट पेबल बाय एन इंडिविजुअल लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये है कि जो टैक्स लगता है प्रोफेशन पे, ट्रेड पे और कॉलिंग पे, लिमिटेड बाई कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, इसी से तो परेशान होके है ना इतना सब कुछ हुआ, देश आजाद हुआ, राइट, कि वो अनलिमिटेड टैक्सेस लगा देते थे। अनलिमिटेड मतलब बढ़ाते जाते थे, उसका कोई लिमिट नहीं था। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने एक लिमिट सेट किया एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिविजुअल पे आप कितना मैक्सिमम टैक्स लगा सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इस पर आर्टिकल 276 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स एंड कॉलिंग टू इतना। उस टाइम के हिसाब से था, तो इसको हटा दीजिए कि पर ईयर पर इंडिविजुअल, प्रिवेंटिंग एन एक्सेसिव बर्डन ऑन टैक्स पेयर इन दिस कैटेगरी। ओके, आर्टिकल ध्यान में रखना है 276। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? क्या सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री लॉ है, रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन है, या फिर अप्रूव रिजोल्यूशन बाय सीएम। तो देखो इसका क्या है, सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है। तो क्या हो गया, सोर्स क्या है इंटर स्टेट काउंसिल का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रहेगा कि आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी स्टेब्लिश, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट करता है ना। क्या पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, वो चाहिए क्या अप्रूवल? बिल्कुल नहीं, है ना, वो कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट के हाथों में। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल। ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया था 1990 में। देयरफॉर इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, एक परमानेंट बॉडी, कहाँ, कब, 28 मई 1990 में, बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के बारे में भी अपन ने डिटेल में बात कर लिया था, है ना। कब बनी थी, 1983 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1988 में। और कितना रिपोर्ट सबमिट किया, 1600 पेजेस का। और कितने रिकमेंडेशन दिए, 247। देखो कितनी बार रिपीट कर लिया, सारा कुछ याद ही हो गया, है ना। अगला है कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। क्या है, पहला बोला इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकदम, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल नहीं है, वो कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरा, द सुप्रीम कोर्ट वेस्ट, सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर अ यूनिफाइड, क्या, यूनिफाइड अथॉरिटी। क्या, इट प्रोवाइडेड फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल शेड्यूल है ना, फेडरल लिस्ट है 7वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हमने स्टेट को दिए हैं, बहुत सारे सेंटर के पास है, तो पूरा यूनिफाइड अथॉरिटी तो नहीं है। चौथा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, तो कौन बचा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एकदम अच्छे से क्लियर सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया को एक रिपब्लिक क्यों बोला जाता है? देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है बाई पब्लिक, री का मतलब बाई पब्लिक। बाई पब्लिक का मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट। उसको कौन चूज करता है, पब्लिक, पब्लिक के द्वारा, है ना, प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। और बाकी जो मोनार्की होते हैं वहां पर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेरिडेटरी होता है। हमारे यहाँ हेरिडेटरी है क्या? नहीं, इसलिए हम क्या है, रिपब्लिक है। बोलो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, गुड। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा मैच कर रहा। इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर, नहीं। देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया, बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। होपफुली रिपब्लिक का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, कौन से हैं ऐसे मोनार्की जहाँ पे रिपब्लिक नहीं है? यूएस, ब्रिटेन हो गया, है ना। ब्रिटेन में जो है वहाँ रिपब्लिक नहीं है, बल्कि वो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेरिडेटरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट दी रेजिड्यूरी पावर विद। मैंने आपको समझाया था रेजिड्यूरी पावर क्या होता है। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट थे उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट। लेकिन उस समय ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो नहीं पता थे। फॉर एग्जाम्पल स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, है ना, आईटी टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इन सब का आता पता ही नहीं था। तो उस टाइम पे ये बोला गया कि जितने भी ऐसे पावर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट हैं जिनका अभी अता पता नहीं, उस पर लॉ बनाने का किसके पास अधिकार होगा इन फ्यूचर, जब भी वो आएंगे सेंटर के पास। तो इसलिए रेजिड्यूरी पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, गुड। और ये कहाँ पे आर्टिकल में है? इस पर आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर नॉट लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट।
This includes the authority to impose taxes not specified in either list. This provision ensures no legislative gaps and empowers the union government with residuary power. नेक्स्ट है कि मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट। कौन फिजिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बिटवीन सेंटर और स्टेट के पास, तो कौन मेन एजेंसी है? वो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, एज पर आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हैज बीन रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, क्या बोला? फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात कही गई है आर्टिकल 301 से लेकर 307 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो ये है पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 301 टू 307। 301 आर्टिकल क्या बोलता है? लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वेयर एज आर्टिकल 302 से 305 तक इनोंसिएट्स द रिस्ट्रिक्शन विच ट्रेड इज सब्जेक्टेड टू। और आर्टिकल 306 में क्या बोलता है? वो उसको रिपील कर दिया गया। और आर्टिकल 307 अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू अपॉइंट अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल्स 301 से लेकर 304 तक। सोर्स फॉर अडॉप्टिंग दीज प्रोविजन वाज द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। किससे इंस्पायर है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई नो थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, लेकिन इतने ही क्वेश्चन थे। अब क्या किया जाए, नए पर्टिकुलर लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक टोटल 3 टॉपिक हमने कवर किया पॉलिटी रिवीजन में। होपफुली आपको एक एक लेक्चर अच्छे से क्लियर हो, एक एक लेक्चर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, राइट। कहीं पे डाउट क्वेरी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्कस करके अपन क्लियर कर लेंगे उसको। ओके, तो आज के लिए कोट है कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, है ना। डिसिप्लिन क्या है? चूजिंग बिटवीन, कि आपको क्या चाहिए और आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज चाहिए। होपफुली आपको ये समझ आया हो, अच्छा भी लगा हो और इम्प्लीमेंट भी करोगे आप, है ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा जरूरी वही है ना। ऐसा नहीं कि बस सुन के बस अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया, वैसा नहीं रखना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।